हेलो बच्चों, आज हम अपना साइंस का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? जैसे कि आप 6th और 7th में पढ़ चुके हो, जो क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है कोई भी, वो किससे बना होता है? वो बारीक बारीक ऐसे थ्रेड से मिलके बना होता है। ये बारीक बारीक थ्रेड से मिलके बना होता है। इसमें से जब हम एक थ्रेड लेते हैं, मान लेते हैं हमने एक थ्रेड लिया, जब हम इस थ्रेड को आगे और खोलते हैं तो क्या होता है, इसमें से ऐसे बारीक बारीक से धागे निकलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। और हमने पिछली क्लासों में ये भी पढ़ा है कि जो वो फाइबर, छोटे छोटे फाइबर निकलते हैं, वो दो तरीके से बनाए जाते हैं। या तो नेचुरल होते हैं, हमें नेचर से मिलते हैं। नेचर से मतलब या तो प्लांट एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि वूल होती है, कॉटन होता है, इनसे मिलेंगे। या फिर वो आर्टिफिशियल होते हैं, मतलब फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। तो नेचुरल के बारे में हम 6th और 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब हम 8th क्लास में आर्टिफिशियल के बारे में पढ़ेंगे कि जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं वे कैसे बनते हैं। उन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं वे क्या होता है? वे केमिकल प्रोसेस से फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर उनको हम बोलते हैं, क्योंकि वे ह्यूमंस के द्वारा हाथों से बनाए जाते हैं, इसलिए हम उनको मैन मेड फाइबर बोलते हैं। तो जो फाइबर को हम एक के बाद दूसरे के साथ अटैच करते हैं तो क्या होता है? उनसे यार्न बनता है। हम उनको ट्विस्ट करके नेचुरल से हम यार्न बनाते थे। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम एक दूसरे के साथ अटैच करके क्या बनाते हैं? हम एक धागा बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइबर। फाइबर हम बनाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, ये इस डायग्राम में हमें दिखाया गया है कि जैसे कि ये माला है, इसमें क्या है? ये छोटे छोटे बारीक बारीक से ऐसे छोटे छोटे बारीक बारीक स्ट्रक्चर जो है, वो ये बीड्स जो है ये बीड्स छोटे छोटे हैं, इनको मिला के हम क्या बनाते हैं? ये हमने एक लंबी सी चेन बना दी है। तो ऐसे ये जो छोटे छोटे बीड्स होते हैं, इनसे मिला के हमने क्या बनाया? इनसे हमने मिला के एक पूरी चेन बना दी थ्रेड की हेल्प से। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि ये छोटी छोटी पिन थी, हमने एक के बाद एक दूसरे के साथ अटैच करके हमने एक लंबी चेन बना दी है। तो यहाँ पे जो सिंगल वाली स्ट्रक्चर थी, जो एक ये था, एक ये बीड था या एक पिन थी, इसको हम बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं? मोनोमर। मोनोमर। और जो मिलने के बाद ये बहुत लंबी स्ट्रक्चर बन गई है, ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमर। जो पॉलीमर है वो क्या होता है? ग्रीक लेटर से आया है। पॉलीमर, पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और मर का मतलब होता है यूनिट। तो बहुत ज़्यादा रिपीटिंग यूनिट एक के बाद एक लगा देते हैं, उससे क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। तो जो ये सिंगल यूनिट थी इसको हम बोलते हैं मोनोमर, और जो ये मिलने के बाद पूरी बड़ी यूनिट बन गई इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो मोनोमर से, मतलब सिंगल रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं। सिंगल रिपीटिंग यूनिट्स को मिला के हम क्या बनाते हैं? हम पॉलीमर बनाते हैं। ऐसे बड़ी चेन बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। उन पॉलीमर्स का आगे हम कपड़े बनाने में या मतलब फैब्रिक बनाने में यूज़ करते हैं। तो अलग अलग टाइप के ये रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। तो फिलहाल हमारे इस चैप्टर में 4 टाइप के सिंथेटिक फाइबर के बारे में हमें बताया गया है। जो सबसे पहला है वो है रेयॉन, सेकंड है नाइलॉन, नाइलॉन के बारे में हम पढ़ेंगे, रेयॉन के बारे में पढ़ेंगे, और थर्ड है हमारा पॉलिएस्टर, और फोर्थ है एक्रिलिक। ये 4 सिंथेटिक फाइबर इस चैप्टर में हमें बताए गए हैं। हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेयॉन के बारे में। तो हम छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था, 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि ऑब्टेन, जो सिल्क है वो कहाँ से ऑब्टेंड होता है? वो हमें सिल्क वॉर्म से ऑब्टेंड होता है, और ये प्रोसेस चाइना में डिस्कवर हुई थी। अब क्या था, ये जो प्रोसेस होती है ये थोड़ी एक लंबी प्रोसेस है कि सबसे पहले हम सिल्क वॉर्म को पालते हैं, उसके बाद हमें सिल्क मिलता है उससे। ये प्रोसेस एक लंबी प्रोसेस है और ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है। तो इसके लिए जो कुछ लोग थे जो पुराने टाइम में, उन्होंने कुछ तरीका सोचा कि क्या हम जो ये सिल्क बनाते हैं इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हम नेचुरल तरीके की बजाय हम फैक्ट्री में बनाएं और जो दिखने में बिल्कुल सिल्क जैसी हो। तो ऐसी कोई चीज़ क्या हम बना सकते हैं? तो वहाँ पे उन्होंने
रेयोन को तैयार किया। रेयोन क्या था, दिखने में बिल्कुल सिल्क जैसा था और इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या थी, सिल्क जैसी थी, इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। तो रेयोन को क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल सिल्क। तो सिल्क की जगह पे रेयोन तैयार किया गया था, क्योंकि सिल्क जो बनाने की प्रोसेस थी वो एक धीमी प्रोसेस थी और काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस थी, इसलिए हमने रेयोन की जगह एक सिंथेटिक फाइबर मतलब फैक्ट्री में बनाया गया फाइबर तैयार किया, जिसको हम बोलते हैं रेयोन। और रेयोन क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है, ये सिल्क जैसा ही होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। अब रेयोन को बनाते कैसे हैं, रेयोन को बनाने के लिए वुड पल्प होता है। वुड पल्प मतलब वुड मान लकड़ी होती है, पल्प माने जो लकड़ी का बुरादा होता है, उससे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे जो सेलुलोज होता है लकड़ी में, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज से बनता है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें नेचुरल चीज़ का उपयोग किया गया है, जैसे कि लकड़ी का उपयोग किया गया है। तो इसमें ये बिल्कुल फुल्ली सिंथेटिक नहीं है, मतलब फुल्ली मैन मेड नहीं है, इसमें नेचुरल चीज़ों का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको फुल्ली सिंथेटिक हम नहीं बोल सकते। ये क्या है, हाफ सिंथेटिक फाइबर है, मतलब इसमें कुछ नेचुरल चीज़ों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सेलुलोज। सेलुलोज कहाँ से मिलता है हमें, लकड़ी से मिलता है, मतलब वुड पल्प से मिलता है। तो जो वुड पल्प होता है उसको, उससे हम कैसे बनाते हैं रेयोन को, तो सबसे पहले हम वुड पल्प को क्या करते हैं, लकड़ी का जो बुरादा होता है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ मिला देते हैं। हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसकी हेल्प से आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों, रेयोन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वुड पल्प लेंगे। वुड पल्प क्या होता है, जो लकड़ी का बुरादा होता है, लकड़ी को बारीक पीस लेंगे, उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ मिला देंगे। जब हम वुड पल्प को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास एक सॉल्यूशन तैयार होगा, वो थोड़ा सा गाढ़ा सॉल्यूशन होगा, विस्कस सॉल्यूशन, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को हम एक सल्फ्यूरिक एसिड का एक दूसरा सॉल्यूशन लेंगे, और जो हमने विस्कस सॉल्यूशन बनाया था वुड पल्प का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसको किसी बारीक से होल के अंदर से हम पास करेंगे। जैसे कि हम उसको एक इंजेक्शन में फिल कर लेते हैं, हमने इंजेक्शन में फिल किया और आगे नीडल लगाई, तो नीडल का आगे का जो होल है वो क्या है, वो बिल्कुल बारीक सा होल है ये आगे का। तो हम क्या करेंगे, जब इसमें से हम उस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को पास करेंगे, और जो ये सॉल्यूशन जो हमने लिया है बाहर, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम डायरेक्ट उसको बाहर नहीं भेजेंगे, ऐसे बाहर पास नहीं करेंगे, हम इंजेक्शन में से उसको कहाँ पे डायरेक्ट निकालेंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है उसके अंदर हम निकालेंगे। तो जिससे क्या होगा, जो ये सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और वुड पल्प का, जब हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर पास करेंगे तो वहाँ पे पतले पतले थ्रेड बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो थ्रेड डिपेंड करेंगे कि हमारा जो ये होल है जहाँ से वो हम सॉल्यूशन को निकाल रहे हैं वो कितना बारीक है, वो कैसा है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हमारा थ्रेड बनेगा। जब हम ऐसे ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये जो इसके अंदर सॉल्यूशन था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो जब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर निकलेगा तो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर। और ये क्या है, ये फाइबर है किसके, रेयोन के, ये रेयोन के फाइबर होंगे। तो ऐसे रेयोन को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। ये हमने एक्सपेरिमेंट से एक छोटी सी प्रोसेस से समझा, लेकिन फैक्ट्रीज में ये काम ज़्यादा बड़े लेवल पे होता है, बिल्कुल बारीक, जितना बारीक होल होगा जिसमें से ये सॉल्यूशन निकल रहा है, जो थ्रेड बनेगा वो भी उतना ही बारीक बनेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि रेयोन को कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम वुड पल्प लेते हैं, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला के एक विस्कस सॉल्यूशन, विस्कस मतलब एक गाढ़ा सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं। फिर हम उसको एक बारीक से होल के अंदर से पास करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, तो वहाँ पे जो फाइबर मिलता है वो क्या होता है, वो होता है रेयोन, रेयोन का जो फाइबर होता है। और रेयोन किससे मिलके बना, किसकी रिपीटिंग यूनिट थी वहाँ पे, सेलुलोज की। हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे चैप्टर में कि जो ये सिंगल यूनिट होती है इसको क्या बोलते हैं, मोनोमर, और जो पूरी यूनिट वो होती है इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो ये जो तैयार हुआ पॉलीमर यहाँ पे वो था रेयोन।
और रेयन किसकी रिपीटिंग यूनिट था, मतलब यहाँ पे सिंगल सिंगल जो यूनिट थी वो थी सेलुलोज की। तो सेलुलोज को मिला के हमने क्या तैयार किया, रेयन तैयार किया। ये फुली सिंथेटिक फाइबर नहीं है, इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं क्योंकि ये सिल्क की जगह पे तैयार किया गया था। अब नेक्स्ट है नाइलॉन। नाइलॉन क्या है, नाइलॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर है, मैन मेड फाइबर है, जो कि कब बनाया गया था, इन 1931। इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, और इसमें कोई भी नेचुरल मटेरियल हमने यूज़ नहीं किया था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, क्योंकि ये पहला फाइबर था जो बिल्कुल मैन मेड तरीके से तैयार किया गया था, मतलब इसमें कोई भी हमने नेचुरल चीज़ का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए रेयन को हम बोलते हैं फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। जो रेयन है, सॉरी नाइलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लाइट। अभी क्या जो बनाया गया था ये स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक था और हल्का था, इसलिए इट वाज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश, और ये चमकदार था और धोने में भी ये आसान था, इसलिए ये क्या हो गया, ये काफ़ी पॉपुलर हो गया कपड़े बनाने के लिए। तो नाइलॉन का यूज़ किस में किया जाने लगा, कपड़े बनाने में। We use many articles made of nylon such as socks, ropes, tent, टूथब्रश, कार्स, सीट बेल्ट्स एट्सेट्रा। ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जो किससे बनी होती हैं, नायलॉन से। जैसे आपकी जो सॉक्स होती हैं, जुराबें होती हैं, वो नायलॉन से बनी होती हैं। जो टूथपेस्ट होती है, इसके आगे जो ये ब्रश होती है, ये किससे बनी होती है, ये नायलॉन से बनी होती है। कर्टेंस होते हैं, जो पर्दे होते हैं, ये किससे बने होते हैं, नायलॉन से बने होते हैं। तो ये सब चीज़ें नायलॉन से बनी होती हैं। अब नायलॉन जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अब नायलॉन के बाद जो नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर था वो था पॉलिएस्टर। तो जो पॉलिएस्टर क्या होता है वो सॉरी यहाँ पे एक बात, जो नायलॉन होता है वो एक पॉलीमर होता है, मतलब लंबी चेन होती है। तो वहाँ पे जो सिंगल रिपीटिंग यूनिट होती है, मतलब किसकी रिपीटिंग यूनिट से बना होता है, तो वो अमाइड से बना किससे बना होता है, अमाइड से, अमाइड से। तो जो नायलॉन होता है वो अमाइड की रिपीटिंग यूनिट से बना होता है, जो एक अमाइड को हम दूसरे के साथ मिलाते हैं। अब अमाइड क्या होता है ये आप बड़ी क्लासों में पढ़े होंगे, फिलहाल के लिए आप इतना याद रख सकते हैं कि जो नायलॉन है वो किसकी रिपीटिंग यूनिट होती है, अमाइड की। अब नेक्स्ट जो है वो है पॉलिएस्टर। पोली का मतलब होता है ज़्यादा, ईस्टर होता है एक केमिकल सब्सटेंस होता है ईस्टर। तो जो पॉलिएस्टर है वो ईस्टर की रिपीटिंग यूनिट होती है। ईस्टर को हम बार बार मिला के हम क्या बनाते हैं, पॉलिएस्टर बनाते हैं। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। क्या होता है, जो पॉलिएस्टर से जो हम फाइबर बनाते हैं, जो कपड़े हम बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं पॉलिएस्टर से, वे रिंकल मतलब उसमें ऐसे सलवटें नहीं पड़ती हैं, मतलब ऐसे लाइन वगैरह जो होती है कपड़ों की, जैसे हम कपड़े को ऐसे एक जगह पे इकट्ठा करके रख देते हैं, उसमें बहुत सारी लाइन हो जाती है, उनको हम बोलते हैं रिंकल्स। तो यहाँ पे रिंकल्स नहीं आते हैं जो पॉलीमर से कपड़े बने होते हैं। अब जो ट्राइलिन होती है वो भी एक पॉलीमर है, पॉलिएस्टर का ही टाइप है, और ये काफ़ी पॉपुलर है कपड़े वगैरह बनाने के लिए। हम किसका यूज़ करते हैं, ट्राइलिन का यूज़ करते हैं। तो ये किसका टाइप है, एक पॉलिएस्टर का टाइप है। तो पॉलिएस्टर किसकी यूनिट है, एस्टर की रिपीटिंग यूनिट है एक। अब एक दूसरा टाइप का पॉलिएस्टर क्या है, पेट, PET, जो कि ग्लास की जगह यूज होता है। ये एक प्लास्टिक जैसा सब्सटेंस होता है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ग्लास जैसी होती हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पेट की, पॉली इथाइलिन टेरेफ्थलेट। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है पॉली इथाइलिन टेरेफ्थलेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पैट बोलते हैं, PET। जैसे कि आपने बहुत सारी बोतल देखी होंगी, प्लास्टिक की बनी हुई जो बोतल होती है, उनमें क्या होता है, वो दिखने में कांच जैसी होती है लेकिन वो किसकी बनी होती हैं, प्लास्टिक की बनी होती हैं, वो होता है पैट। उसकी क्या होता है, प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कैसी होती हैं, प्लास्टिक जैसी होती हैं। तो बर्तन वगैरह बनाने में या फिर बोतल बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। ये भी एक पॉलिएस्टर होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, एक्रिल, जो हमने पढ़ा था एक्रिलिक। तो 3 अब तक हमने पढ़े हैं, रेयन, नायलॉन और पॉलिएस्टर। उसके बाद फोर्थ जो सिंथेटिक फाइबर है वो है एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या होता है, जो वुलन जो कपड़े होते हैं, जो ऊन के बने हुए कपड़े होते हैं,
अब ऊन को जो बनाने की प्रोसेस है वो क्या है, एक लंबी प्रोसेस है। पहले हम भेड़ वगैरह सिप को पालते हैं, उनसे हमें ऊन मिलती है, फिर हम उनको फैक्ट्री में तैयार करते हैं। तो ऊनी जो कपड़े होते हैं उनकी जगह हमने एक फाइबर तैयार किया जो कि ऊनी कपड़ों की जगह ले सके और दिखने में भी ऊन जैसा हो और प्रॉपर्टी भी ऊन जैसी हो। तो हमने क्या तैयार किया, एक्रिलिक हमने फैक्ट्री में तैयार किया। जो एक्रिलिक होता है वो वुलन क्लॉथ्स की जगह यूज किया जाता है। अब यहाँ पे लिखा है वी वियर स्वेटर्स एज यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन विंटर। हम क्या है, जो सर्दियों में हम स्वेटर यूज़ करते हैं, शॉल यूज़ करते हैं या फिर कंबल यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। इनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नेचुरल वूल से तैयार नहीं किए जाते, बस क्या होता है वे दिखाई देते हैं कि जैसे वे वूल से बनाए गए हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। ये किससे बने होते हैं, एक्रिलिक से बने होते हैं। The wool obtained from natural source is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. जो वूल हम तैयार करते हैं, जो नेचुरल वूल होती है उसको बनाने की प्रोसेस क्या होती है, थोड़ी महंगी होती है, और जो एक्रेलिक होता है वो आराम से सस्ते तरीके से तैयार किया जा सकता है। दे आर अवेलेबल इन वेराइटीज़ ऑफ क्लॉथ्स। अलग अलग टाइप के कपड़े हम उनसे बना सकते हैं। मोर ड्यूरेबल, ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। अफोर्डेबल होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं, उसको आसानी से हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये जो फाइबर जो हमने ऊन की जगह तैयार किया था इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रिलिक बोलते हैं। अब जो करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो उनकी करेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उनकी कुछ डिसएडवांटेज हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। When you burn synthetic fiber, you find that their behavior is different from the natural fiber. जब हम उनको जलाते हैं सिंथेटिक फाइबर को, तो हम क्या देखते हैं कि उनका जो बिहेवियर होता है, मतलब वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो नेचुरल फाइबर से बिल्कुल अलग होता है। वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करते हैं जब हम उनको गर्म करते हैं या जलाते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। क्या देखते हो कि जब सिंथेटिक फाइबर को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, पिघल जाता है। दे आर एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये सिंथेटिक फाइबर की क्या है, डिसएडवांटेज है। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी if the cloth catch fire it can be distress the fiber melt and stick to the body। क्या होता है, जब अगर मान लेते हैं कपड़े अगर आग पकड़ लेते हैं, अगर हमने सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े पहने तो वो क्या होगा, वे हमारी बॉडी से चिपक जाएंगे, वे हमारी बॉडी पिघल के वे हमारी बॉडी से चिपक जाते हैं, जिससे हमें ज़्यादा नुकसान होगा, ज़्यादा हमें जलन होती है, वे ज़्यादा डिस्ट्रेस हो सकती हैं। मतलब इट कैन बी डिस्ट्रेस द फैब्रिक मेल्ट, मतलब वे ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है अगर वे कपड़े पिघल कर हमारी बॉडी से चिपक जाएंगे। तो इसलिए जब हम किचन में काम करते हैं या लेबोरेटरी में काम करते हैं तो हमें सिंथेटिक फाइबर वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो डिसएडवांटेज क्या है सिंथेटिक फाइबर की, ये गर्म करने पर पिघलते हैं, तो इसलिए जब हम आग के पास काम करते हैं तो हमें ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दूसरी डिसएडवांटेज एक ये है कि ये है जो स्वेट पसीने को नहीं पानी को नहीं सोखते हैं, तो इसलिए हम इनको गर्मी में इनका ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये पानी को नहीं सोखते हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। अब इनकी करेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं, दे ड्राई अप क्विकली, वे जल्दी से सूख जाते हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा लंबे समय से तक चलते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब ज़्यादा महंगे नहीं होते, रेडिली अवेलेबल रेडिली मतलब वे हमें तैयार मिलते हैं पहले से बने हुए, ईजी टू मेंटेन, और उनकी रख रखाव करना, मेंटेन रखना आसान होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो करेक्टरिस्टिक होती हैं सिंथेटिक फाइबर की। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक भी क्या होता है, एक सिंथेटिक फाइबर होता है। इस चैप्टर में हम मेनली दो टाइप के प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, अब आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम गर्म करते हैं उनकी शेप चेंज हो जाती है, वो पिघल जाते हैं। तो इस टाइप के प्लास्टिक जिनको गर्म करके हम दूसरी शेप बना सकते हैं, गर्म करके हम उनको किसी दूसरी शेप में डाल सकते हैं, उस टाइप के प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। और कुछ दूसरे टाइप के प्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने पर नहीं पिघलते, वे ज़्यादा टाइट होते हैं, उन प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो इनकी स्ट्रक्चर होती है उनमें डिफरेंस होता है। जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो सिंगल चेन लिंक्ड होता है, मतलब
एक ये यूनिट होगी, दूसरी यूनिट, ये ऐसे सिंगल चेन से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये गर्म करने पर आसानी से पिघल जाते हैं। लेकिन उनके अलावा जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है उसमें क्रॉस लिंक्ड चेन होती है, मतलब इस टाइप से एक यूनिट दूसरी यूनिट से इस साइड और इस साइड दोनों साइड अच्छे से ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, अच्छे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये गर्म करने पर भी पिघलते नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वे सिंगल चेन होते हैं, मतलब रिपीटिंग यूनिट कैसी होती है उनकी सिंगल होती है, सिंगल चेन से लिंक होते हैं। उसके अलावा जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वे क्रॉस चेन से लिंक होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनके एग्जाम्पल जैसे कि पॉलीथीन होता है या पीवीसी होता है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, थर्मोप्लास्टिक। जैसे कि पॉलीथीन बैग होती हैं, हम उनको गर्म करते हैं तो वो पिघल जाते हैं, उनकी शेप चेंज हो जाती है। दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उनके एग्जाम्पल जैसे कि बेकेलाइट एंड मेलामाइन। अब बेकेलाइट क्या होता है, बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, मतलब उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस, हैंडल एंड वेरियस यूटेंसिल्स। जैसे आपने बर्तन देखे होंगे, बर्तन के जो हैंडल होते हैं प्लास्टिक से बने होते हैं, वे ज़्यादा टाइट होते हैं, बर्तन गर्म हो जाता है तो भी वे पिघलते नहीं हैं। तो उस टाइप का जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, बेकेलाइट होता है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की एक टाइप होता है, वो गर्म करने पर नहीं पिघलता है। मेलामाइन इज वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। अब दूसरा जो टाइप है मेलामाइन, ये क्या होता है, ये भी एक प्लास्टिक का टाइप होता है और ये ज़्यादा हीट सहन कर सकता है, मतलब ज़्यादा गर्म करने पर भी ये पिघलता नहीं है। इसलिए जो फ्लोर टाइल्स होती हैं या आपने देखा हो कि जो बर्तन होते हैं, बर्तन उनके अंदर से कोटिंग की जाती है ताकि खाना उनसे चिपकता नहीं है, तो वो कोटिंग होती है वो किसकी होती है, वो मेलामाइन की कोटिंग होती है ताकि खाना उसे न चिपके, और ये प्लास्टिक ज़्यादा गर्म करने पर भी पिघलता नहीं है। तो इस टाइप का जो प्लास्टिक होता है वो होता है मेलामाइन होता है। अब प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, अब प्लास्टिक क्या होता है, हम ज़्यादातर लगभग सभी जगह पे प्लास्टिक यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, तो क्योंकि इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं। सबसे पहली, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्टिव नहीं होता है, मतलब ये किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जैसे कि लोहा होता है, लोहे को अगर बाहर खुले में रख देते हैं उसमें जंग लग जाता है, क्योंकि वो हवा के साथ रिएक्ट करता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन प्लास्टिक में ऐसी भी कोई भी रिएक्टिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो ख़राब नहीं होता, हम उसको कहीं भी बाहर रख सकते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जो प्लास्टिक होता है वो हल्का होता है, मजबूत होता है और ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक इज़ पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर होता है, उसमें से करंट और हीट पास नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, तो जितने भी मटेरियल होते हैं हम उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, वे सब्सटेंस जो बहुत दिनों तक, जैसे कि हम बाहर उनको कहीं पे मिट्टी में दबा देते हैं तो वो अपने आप ही गल जाते हैं, वो अपने आप डिग्रेड हो जाते हैं। जैसे कि कोई कागज़ का टुकड़ा है या फल सब्जी हैं, अगर हम उनको बहुत दिनों तक कहीं बाहर कहीं डाल देते हैं तो वो खाद में बदल जाते हैं, अपने आप ही वो डिग्रेड हो जाते हैं, अपने आप ही वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। और जो अपने आप डिकम्पोज नहीं होते हैं बहुत लंबे समय तक, उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो प्लास्टिक है वो बहुत दिनों तक, अगर हम उसको सालों तक भी ऐसे ही बाहर खुले में डालेंगे तो भी वो डिकम्पोज नहीं होगा। इसलिए जो प्लास्टिक है वो क्या है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। यहाँ पे बहुत सारी आपको लिस्ट दे रखी है कि सब्सटेंस जो है वो कितने दिनों में डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे पील वेजिटेबल्स, जो छिलके होते हैं फल सब्जियों के, वो 1 से 2 वीक में डिकम्पोज हो जाते हैं। पेपर होता है लगभग 1 महीने में डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक है या एल्यूमिनियम, अदर मेटल कैंस, जो प्लास्टिक बैग हैं, वे क्या होते हैं, वे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। वे 100 से 500 सालों तक या बहुत सारे सालों तक वो ऐसे ही रहते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो इसलिए जो प्लास्टिक है वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सिंस प्लास्टिक कैन टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो ये क्या है, ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल नहीं है, ये एनवायरनमेंट में बहुत सारे पोल्यूशन फैलाता है। दूसरा, जब हम इसको जलाते हैं तो जलाने के टाइम पे भी क्या होता है, इसमें बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं, धुआं भी ज़्यादा निकलता है जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं। तो जो प्लास्टिक होता है
वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक फॉर सच एज पॉसिबल। जितना हो सके हमें प्लास्टिक के यूज़ को अवॉइड करना चाहिए। हमें कॉटन के बैग या कप जूट के बने हुए बैग ही यूज़ करने चाहिए शॉपिंग के टाइम पे। जैसे आप दुकान में जाते हैं फल वगैरह लेने, सब्जी लेने, तो हम घर से एक कॉटन का बैग या जूट का बैग लेके जा सकते हैं ताकि हमें और प्लास्टिक के बैग की ज़रूरत ना पड़े, जिससे हम प्लास्टिक के यूज़ को कम कर सकते हैं। तो हम ऐसे अपने लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और एक चीज़ जो हम कर सकते हैं जो कि है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। 5R प्रिंसिपल क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज़। रिड्यूस क्या होता है? हमें कम से कम यूज़ घटाना, हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए। दूसरा है रीयूज़, हमें जितना हो सके उसको दोबारा से यूज़ कर लेना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई प्लास्टिक का डब्बा है, कोई हम दुकान से उसको लेके आए, उसमें कुछ चीज़ होगी, जब वो ख़त्म हो जाती है तो हम उस डब्बे का किसी दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं। कोई दूसरी चीज़ हम उसमें डाल सकते हैं, हम उनको रिसाइकिल कर सकते हैं। जो रिसाइकिल होने लायक चीज़ें हैं हम उनको रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे जो कबाड़ी वाला होता है उसको हम दे सकते हैं, वो फैक्ट्री में उसको रिसाइकिल करते हैं। रिकवर, हम उसको रिकवर कर सकते हैं या रिफ्यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम उसके यूज़ को मना कर सकते हैं कि हम जो प्लास्टिक की चीज़ों में, जो प्लास्टिक पैकिंग में जो चीज़ मिलती है हम उनको ख़रीदने से इनकार कर सकते हैं। तो ऐसे हम प्लास्टिक के यूज़ को कम कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरे पास मैसेज करके पूछ सकते हैं।